अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में है। तो चौथी जो उसकी नस्ल है कंप्यूटर्स की, वो हम उसको पढ़ेंगे। और चौथी नस्ल जो कंप्यूटर की है या 4th जनरेशन कंप्यूटर की है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर जो है अभी जो आप जिस मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से ये वीडियो देख रहे हैं, या किसी लैपटॉप से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, या किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी डेफिनेटली जो है 4th जनरेशन का कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो लगा हुआ है। और वो कंप्यूटर क्या है, वो भी 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये 1971 से ये इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ था। ये मार्केट में आया था 4th जनरेशन कंप्यूटर, और इसके अंदर ऑफकोर्स प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो भी वो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है जी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। अभी भी हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं सारे जो है ये 4th जनरेशन कंप्यूटर है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको इसके अंदर इसमें और जो आपके 3rd जनरेशन के अंदर जो हमारे पास आईसीज़ थी, उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो 3rd जनरेशन की आईसीज़ और 4th जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर में फ़र्क यह है कि जो यानी कि जो 4th जनरेशन का जो प्रोसेसर वो भी एक चिप ही है। ठीक है, जो आपके सामने ये मैं ये पिक्चर ओपन कर रहा हूँ, दिस इज़ आल्सो अ चिप, ये एक चिप है। ठीक है, तो लेकिन 3rd जनरेशन का जो आपके पास चिप थी वो कुछ ऐसे ही नज़र आती थी। ठीक है, उसके अंदर चंद एक पिन्स थी, ये सिल्वर कलर की आपको ये टांगें उसकी नज़र आ रही है, पिन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये बहुत थोड़ी सी होती थी उसके अंदर। ठीक है, और इनके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते थे वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते थे जी। तो लिमिटेड ट्रांजिस्टर्स होते थे उसके अंदर, और दैट्स वाई जो है ये इन कैपेबिलिटीज़ के अंदर, फंक्शनैलिटी के अंदर जो है ये लिमिटेड होते थे। तो ज़ाहिर बात है, कम ट्रांजिस्टर थे, फंक्शनैलिटी इनकी लिमिटेड थी, तो इनकी जो पिन्स थी, ये जो सिल्वर कलर की पिन्स नज़र आ रही वो भी बहुत लिमिटेड होती थी। ये जो है आपके सामने मॉडर्न जो है एक चिप नज़र आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स है, और ठीक है, वेरी लार्ज। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इसके आपके बुक के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है, VLSI। ये इसमें V जो है इसका मतलब है वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी, V का मतलब वेरी, और फिर L का मतलब लार्ज, और S का मतलब स्केल। यानी बहुत बड़े पैमाने पे हमने क्या की हुई है, इसमें इंटीग्रेशन की हुई है। I मीन्स इंटीग्रेशन। तो हमने बहुत बड़े पैमाने पे हमने ट्रांजिस्टर्स को आपस में जोड़ा हुआ है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना। ठीक है, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो पिन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो आपको सामने से ये गोल्डन कलर की ये जो डॉट्स नज़र आ रही है, पिन्स हैं बेसिकली इस चिप के। और 3rd जनरेशन की जो चिप्स थी, इनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, उनके अंदर जो है वो एक तो पिन्स कम थी, दूसरा ये था कि उनके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत कम होते, 10 ट्रांजिस्टर्स होते थे, यानी कि 20, 25, 100 इस तरह के ट्रांजिस्टर्स होते थे, बहुत कम होते थे उसके अंदर, कई दर्जन ट्रांजिस्टर्स होते थे उनके अंदर। तो उनकी फंक्शनलिटी भी लिमिटेड होती थी। तो ये जो हमारी ये 4th जनरेशन कंप्यूटर हैं, ये इनके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने आपस में जोड़ा हुआ है एक ही सिलिकॉन के टुकड़े के ऊपर। और ये जो हमारे, आपको ख़ुद भी पता है, आप ख़ुद भी यूज़ करते हैं अपना मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इसके अंदर भी जो है ये 4th जनरेशन की जो है वो ये माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर लगे होते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर, आपको पता है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी ऑन किया हुआ, अपने यूट्यूब भी चला रहे हैं, फेसबुक से भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं आपको। तो ये इनके अंदर इनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, इनकी रैम बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में 4-4 GB रैम आ रही है। लैपटॉप्स के अंदर लोगों ने 16 GB की रैम लगाई है, इससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप ये देखें कि मोबाइल फ़ोन कितनी उसके ऊपर आप कितनी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, कितनी ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें पूरा दिन, कुछ अच्छे मोबाइल होते हैं वो 2-2 दिन भी चल जाते हैं, उनकी बैटरी लास्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत कम बिजली यूज़ करते हैं, आप बैटरी से इसको चला सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है जो ये 4th जनरेशन कंप्यूटर है, उनके अंदर आइकन्स हैं, ग्राफिक्स हैं। ठीक है, आइकन्स हैं, आपने देखा ना यूट्यूब का आइकन होता है, रेड कलर का आइकन होता है, इसके अंदर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक का मतलब पिक्चर्स आप उसके अंदर ओपन कर सकते हैं, वीडियोस चला सकते हैं। ठीक है, और ये जो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी IDE इंस्टॉल कर लें, ठीक है, तो हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ठीक है,
यानी हम इसके अंदर अगर हम आई डी का मतलब इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है अगर हम ये इंस्टॉल करें तो इसके अंदर हम बेसिकली, और ये इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट C++ का भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन का इंस्टॉल कर लें तो मॉडर्न जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे पाइथन होगी वो भी आप इसके ऊपर जो है रन कर सकते हैं और आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं 4th जनरेशन की कंप्यूटर की, उसमें i3, i5 और i7 जो है ये कुछ प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो हैं ये 4th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं। और ये 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, इनके जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, HP पेविलियन जो है इसका मॉडल है, मैकबुक प्रो जो है इसका, या एप्पल का मैकबुक प्रो है, ये इसका जो है एक 4th जनरेशन कंप्यूटर है। और उनके अंदर जो प्रोसेसर लगे हैं वो मैंने बता दिया, i7, i5 और i3। AMD जो है ये भी प्रोसेसर्स बनाते हैं। तो ये तो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हो गया आपके। अब हम 5th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। पहले तो ज़रा टाइम चेक कर लें कि टाइम हमारे पास कितना है। तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। 4th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा समराइज़ कर दूं कि ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर जो है और आम जो ICs होती थी जो 3rd जनरेशन की होती थी, उनमें फ़र्क क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते थे, हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और ये चूँकि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। ये जो है इनके अंदर हमने पावर जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए वो बहुत कम बिजली यूज़ करते हैं। तो इसी यही वजह है कि आम बैटरी की मदद से भी मोबाइल फ़ोन्स को चलाते हैं। यानी आम छोटी सी बैटरी लगी होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर और आप पूरा दिन उसको यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा स्टोरेज होती है, ठीक है, सिंपल इस तरह की बातें हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में आ जाते हैं। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्या ये 5th जनरेशन कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या आप उनको ख़रीद सकते हैं? तो मेरा जो जवाब है वो नो। 5th जनरेशन के कंप्यूटर अभी तक नहीं आए हुए, ये अंडर डेवलपमेंट हैं। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर जो है वो दिन रात एक करके इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं अगर इसकी डेफिनेशन बता दूँ कि 5th जनरेशन कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वाकई ये जो कंप्यूटर है ये अभी कई साल, कई 50, 60, 70 ईयर्स जो है हमसे दूर है ये कंप्यूटर। अभी हमने ये नहीं, कई साल हमें लगेंगे बनाते हुए, कई डेकेड्स लगेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, उर्दू में बताता हूँ, कि एक ऐसा कंप्यूटर अगर हम बना लें जो इंसानों की तरह सोचता हो, इंसानों की तरह बातें करता हो, ठीक है, हमारी ज़ुबान समझता हो, यानी उर्दू बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, हमारी तरह सोचता हो, ठीक है, तो इंसानों की तरह सोचता हो, तो तब वो कंप्यूटर जो होगा वो 5th जनरेशन कंप्यूटर होगा। तो अब आप ये देख लें कि आजकल के जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, क्या हमारी तरह वो सोचते हैं? क्या हमारी तरह वो जो है वो बोल सकते हैं पंजाबी, क्या उर्दू बोल सकते हैं, क्या पंजाबी बोल सकते हैं? जब हम उनसे बात करते हैं तो हमारी बात को समझते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनमें हम कुछ बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, हम कहते हैं कि जी या इंग्लिश में बोलते हैं कि जी मुझे G13 जाना है या मुझे F8 मरकज़ जाना है, तो वो आपको मैप ड्रा करके देता है। इस छोटे स्केल पे आप कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरह कुछ फंक्शनलिटी अवेलेबल है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ हमारे कंप्यूटर्स के अंदर है कि उनके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत हो? हमारे जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हम समझते हैं चीज़ों को, क्या इस तरह वो समझते हैं आज के कंप्यूटर? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि 5th जनरेशन कंप्यूटर, तब आप उस कंप्यूटर को 5th जनरेशन कंप्यूटर कहेंगे जब कंप्यूटर इंसानों की तरह होगा, इंसानों की तरह बोलेगा, इंसानों की तरह सोचेगा, समझेगा बात को, तब जाके वो आप कह सकेंगे यार ये कंप्यूटर जो है ये 5th जनरेशन कंप्यूटर है। इससे कम थोड़ा सा भी हो, अगर इससे कम है कोई कंप्यूटर कि वो सिर्फ वो बात जो है वो थोड़ी बहुत बात को समझता है, तो वो 5th जनरेशन कंप्यूटर नहीं है। 5th जनरेशन कंप्यूटर की लाजमी है कि वो आपकी ज़ुबान को समझे और आप किसी ज़ुबान में उससे बात करें तो उस ज़ुबान में आपको जो है जवाब दे, और उसके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत हो। जिस तरह आप समझते हैं, जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आपका थिंकिंग प्रोसेस है, ऐसे हो, तो फिर जाकर 5th जनरेशन कंप्यूटर है। और उसके लिए हमें जो है वो हो सकता है 100 साल लग जाएँ, ठीक है, और तो तब जाके हमारे पास इस तरह का कंप्यूटर आएगा। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है अंडर डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल भी आपको मार्केट से नहीं मिलते हैं, ठीक है। और 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हम आर्टिफिशियली जो है इंटेलिजेंट बनाते हैं, ठीक है। 5th जनरेशन कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली यानी मसनूई तौर पर हम इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेपरेट एक फील्ड है, कोर्स है, आप उसमें लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं और उसमें ये आपको सिखाते हैं कि कैसे आपने जो है
एक कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना है। तो उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक और मेथडोलॉजीज़ आपको सिखाते हैं, और इन टेक्निक और मेथडोलॉजीज़ के ऊपर रिसर्च भी हो रही है। साइंटिस्ट मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है टेक्निक्स ईजाद कर रहे हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप किसी कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उसके अंदर सोचने और समझने की और बोलने की आम ज़ुबान यानी नेचुरल लैंग्वेज से मुराद क्या है, उर्दू, इंग्लिश,